पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन और मोबाई बीस्ट माउंटेन जाते हैं डीमंस हंटिंग के लिए। वहां जाकर लिन बहुत सारे रेड डीमंस और बोर डीमंस का हंट करता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन और मोबाई वापस आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ लिन काफी गुस्से में नजर आता है क्योंकि वो पूरे एक दिन तक ब्लैक वोल्फ डीमन को चेस कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। उसे वापस आना पड़ जाता है अपनी जान बचा के, जिसपे मोबाई कहती है कि उस ब्लैक वोल्फ का लेवल ह्यूमन स्पिरिट मास्टर जितना है, शुक्र मनाओ कि जिंदा वापस आ गए, वरना 8th लेवल पर होने का भी कोई फायदा नहीं होता, मर जाते वहीं पे। तभी मोबाई नोटिस करती है कि लिन की बॉडी में से काफी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी बाहर आ रही है, और जब लिन वो सारी चीजें देखता है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। और वो जैसे ही अपनी स्पिरिट पावर को बूस्ट करता है ना, उसके आसपास एक बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट हो जाता है, और मोबाई भी उस ऑरा के लपेटे में आ जाती है और सोचती है कि इतनी ज्यादा इस ग्रेट ऑरा वाली स्पिरिट एनर्जी कैसे निकल सकती है। यहाँ लिन सोचता है कि आज आसमान कितना साफ है ना, स्टार्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं, और फिर लिन समझ जाता है कि ये 7 स्टार डिवाइस का कमाल है, उसी की वजह से उसकी बॉडी से ऑरा निकल रहा है, क्योंकि आज स्टार काफी ज्यादा क्लियर है और ये पावर उसे स्टार से मिल रही है। और ये जानने के बाद वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। कल्टीवेट करते करते उसके आसपास एक व्हाइट शील्ड तैयार हो जाती है, और मोबाई ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है कि वो देखते ही देखते 8th लेवल से 9th लेवल में पहुंच गया। लिन कल्टीवेट करते हुए चीन स्पेस में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो जोर जोर से व्हाइट को आवाज मारने लगता है। व्हाइट बेचारा अंगड़ाई लेते हुए उठता है, कहता है हाँ बोलिए। तो लिन उससे गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि 7 स्टार डिवाइस में कल्टीवेट करना होता है स्टार के अंदर? तो व्हाइट काफी स्टाइल मारते हुए कह देता है कि हाँ मुझे पता है। तो लिन कहता है तो मुझे क्यों नहीं बताया पहले? तो वो कहता है कि तुमने पूछा ही नहीं। लिन को उसकी इस बात में गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो कंट्रोल करते हुए कहता है कि अब पूछ रहा हूँ, जो भी पता है ना सब बता दे। जिस पे व्हाइट थोड़ा सोचते हुए कहता है कि 50 पॉइंट्स चार्ज करूंगा कंसल्टेशन के लिए। तो लिन उसे देखकर इतना गुस्सा होता है, कहता है बात तू नहीं मेढक, तेरा मैं क्या करूं? तो यहाँ व्हाइट कहता है कि अगर तुम नहीं दे सकते तो तुम जा सकते हो, वैसे भी तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लिन के पास कुछ भी नहीं है। तो लिन पकड़ के गुस्से में उसका गाल खींचने लगता है और कहता है कि तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तो तू वो डीमन के स्पिरिट्स को कलेक्ट कर ले जो मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। ये जानने के बाद तो व्हाइट काफी एक्साइटेड हो जाता है और सारे डीमन स्पिरिट्स को कलेक्ट करने के बाद कहता है कि तुम्हारे पास 4500 पॉइंट्स हो गए हैं, और वो उसके सामने चिप ओपन करते हुए कहता है कि इसमें से जो खरीदना है खरीद सकते हो। तो लिन उसमें से एक चिप को ट्राई करता है और उसका रेट 3000 पॉइंट था, और ये देखकर तो वो काफी चौंक जाता है कि बस इतने सी चीज का उसे 3000 देना पड़ रहा है। तो लिन ये देखकर व्हाइट से पूछता है कि इसका रेट इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया? तो व्हाइट बताता है कि तुम्हारे लिए डिस्काउंट चल रहा था और अब वो डिस्काउंट खत्म हो गया है, इसलिए प्राइस बढ़ गया है ना। क्या और कोई सवाल करना है सर आपको? जिस पे लिन कहता है कि नहीं, पहले मुझे ये बता कि तुझे मेरे लिए स्पेशल डिस्काउंट रखना चाहिए था ना, इतना रेट क्यों बढ़ाया तूने? तो व्हाइट कहता है कि अगर तुम्हें नहीं खरीदना है तो साफ साफ बोलो ना और जाओ यहाँ से। और व्हाइट को ऐसे नखरे दिखाता हुआ देखकर लिन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता हुआ एक मुक्का दे मारता है उस चिप पे और खरीद लेता है उसे। व्हाइट काफी खुश होता हुआ लिन को उसकी बुक देता है जिसका नाम था सोल परसेप्शन। लिन जब उस बुक को हाथ में लेता है और कहता है कि मेरे 2-3 दिन की मेहनत बस इतनी सी थी एक बुक की। तभी व्हाइट लिन को बताता है इस बुक की खासियत। वो कहता है कि जब तुम सोल परसेप्शन सीख जाओगे तो तुम किसी भी डीमन को इजीली फाइंड कर सकते हो, और तुमने कितना इंप्रूव किया है, तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है, ये भी तुम्हें बताता रहेगा। उस बुक की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने के लिए लिन वही फनी सा डांस स्टार्ट कर देता है, और यहाँ व्हाइट उसे देख देखकर खूब मजे ले रहा था। और वो बुक जैसे ही उसके माइंड में ट्रांसफर होती है ना, रियल वर्ल्ड में जहाँ वो कल्टीवेट कर रहा था उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाती है। उसे वहां सोती हुई मोबाइल दिखती है और वो सोचता है कि मैं कुछ डीमन बिस्ट को देखने की कोशिश करूं, और फिर जैसे ही देखने जाता है ना, उसे अपने सामने एक बैरियर दिखता है। तो वो ये देखकर वापस चीप स्पेस में आता है और व्हाइट से पूछता है कि ऐसा क्यों, कि वो सिर्फ थोड़ी सी डिस्टेंस को देख पा रहा है। जिसपे व्हाइट कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है अभी, तो एक काम करो, गलत कदम उठाने से अच्छा है कि इस बुक के इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। जब लिन उस बुक्स का इंस्ट्रक्शन पढ़ता है तो उसमें काफी छोटा छोटा लिखा था कि इस बुक्स की जो रेंज है और इफेक्टिवनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी उतना ही इसका रेंज ज्यादा बढ़ेगा और उतना ही इफेक्टिव होगा। तो लिन ये देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है ना कि उसका पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। व्हाइट उसके गुस्से की आग में घी डालते हुए कहता है कि तुम्हें अब थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, अभी तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो ना। लिन कहता है मेरा ये से आलतू फालतू चीजें इतनी महंगी महंगी दामों में बेचते हो ना तुम, रुको तुम्हें बताता हूँ, जल्दी से प्रोडक्ट वापस लो, मुझे नहीं खरीदना है। जिसपे व्हाइट काफी टेंशन मारते हुए कहता है कि जो आइटम एक बार बिक जाता है उसे वापस नहीं किया जाता। जिसपे लिन कहता है ठीक है फिर अब मैं कुछ खरीदने नहीं आऊंगा और अब एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं मिलेगा तुम्हें। और ये जानने के बाद तो व्हाइट को झटका लगता है कि भाई उसका कस्टमर तो जा रहा है। तो वो उसके हाथ पैर पकड़ने लगता है, उसका कंधा दबाने लगता है कि दादाजी आप तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। वो उसका कंधा दबाते हुए कहता है कि क्यों ना मैं आपको एक्स्ट्रा डेंजर परसेप्शन दे दूं। जब आप सोल परसेप्शन को यूज करोगे ना तो आपको अपने आसपास आने वाले डेंजर का भी पता लग जाएगा, है ना अच्छा आइडिया। फिर व्हाइट उस बुक में ऐड कर देता है एक्स्ट्रा डेंजर परसेप्शन को। ये चीज मिलने के बाद लिन थोड़ा सेटिस्फाइड होता है और फिर से सोल परसेप्शन को यूज करने लगता है, और वो रियल वर्ल्ड में आकर अपने आसपास देखता है और कहता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इस मेढक ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। तभी लिन को खड़े खड़े सूचना मिलती है कि उसके आसपास डेंजर है, वो डेंजर साउथ ईस्ट की तरफ से आ रहा है। लिन जब साउथ ईस्ट की तरफ देखता है तो उसे वहां ब्लैक ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर दिखते हैं, और वो समझ जाता है कि ये पिछले लोगों की मौत का बदला लेने आए हैं, और उनके साथ ट्रैकर डॉग्स होते हैं जो कि सेकंड डीमन होते हैं ह्यूमन स्पिरिचुअल प्रैक्टिशियर स्ट्रेंथ के। ये काफी खूंखार लग रहे थे और इनकी सुनने की और ट्रैक करने की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि कई मीलों से ये सुनते हुए आ जाते हैं ट्रैक करते हुए। लिन ये सब देखने के बाद सोचता है कि उसे वापस चले जाना चाहिए जब तक खतरा उसके पास ना आ जाए, और वो अपनी बॉडी में वापस आता है। बट मोबाइल के पास आता है, उसे नींद से जगाता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, हमारे पीछे डेंजर है। पर जितने में वो मोबाइल को लेकर हट पाता, उसके पास एक मेज आता है उड़ता हुआ, जिसे वो
डॉज कर देता है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट जीहुए उनके सामने आ जाता है और वो कहता है, तुम लड़के छोटे से बच्चे, तुमने मुझे इतनी परेशानी में डाल दिया। एक तो मेरे गैंग के लोगों को मार डाला, ऊपर से मेरा ट्रेजर बॉक्स चुरा लिया। लिन जब उसे देखता है तो वो भी फाइटिंग की पोजीशन ले लेता है। अपने सामने लिन को ऐसे पोजीशन देते हुए देखकर जीहुए को इतना गुस्सा आता है कि वो भी अटैक के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर झपट्टा मारते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे। लिन की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से जीहुए उसको काफी दूर झटक देता है। लिन गिरते हुए समझ जाता है कि ये उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ जीहुए अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करते हुए अपने मेज के साथ लिन के बॉडी पर अटैक करता है। लिन को तो डिफेंस करने का टाइम भी नहीं मिला था, उसके बॉडी में काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती है, वो काफी बुरी तरीके से गिर जाता है। और यहाँ जीहुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, पता नहीं मेरे लोग तुमसे कैसे हार गए, और वो काफी किलर लुक देने लगता है उन दोनों। तो इससे पहले कि वो मोबाइल को लेकर वहां से जा पाता, उससे पहले ही जीहुए उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और उसको घायल देखकर मोबाइल जीहुए से लड़ने के लिए आगे आ जाती है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि मोबाइल और जीहुए आमने सामने होते हैं और जीहुए उस पर अपने हैमर से अटैक कर देता है, जिससे मोबाइल अपने स्वॉर्ड की मदद से रोकने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ जीहुए की पावर काफी ज्यादा होने की वजह से वो स्लिप करती हुई पीछे चली जाती है, पर मोबाइल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जीहुए की वजह से लिन घायल हो गया था, तो इस वजह से वो अपने स्वॉर्ड से उसे अटैक करती है। पर जीहुए उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसे दूर फेंकता है और साथ ही एक किक के साथ उसे दूर धकेल देता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि लिन उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लिन को भी चोट लग जाती है। वो दोनों खुद को जैसे तैसे संभाल कर जीहुए के सामने लड़ाई के लिए आगे जाने वाली थी कि उन पर वो डीमन वाइल्ड डॉग अटैक कर देते हैं और उनके आसपास काफी ज्यादा नकाबपोश लोग भी आ जाते हैं। लिन जैसे ही अपने डैगर के साथ एक डॉग पर अटैक करता है, वो डॉग उसका डैगर पकड़ लेता है और दूसरा उसे घायल कर देता है, जिसकी वजह से लिन के हाथ से उसका डैगर छूट जाता है। और उसके बाद वो सभी गार्ड और वो डॉग जाकर मोबाइल को घेर लेते हैं। मोबाइल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इधर लिन के आगे जीहुए और उसका चमचा आकर खड़े हो जाते हैं और सिचुएशन को हाथ से निकलता हुआ देखकर लिन उसे उसका वो ट्रेजर बॉक्स वापस कर देता है और कहता है कि इसे जाने दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। जीहुए इस ट्रेजर बॉक्स को लेने के बाद कहता है कि हमारे बीच तो कोई डील हुई नहीं थी और वैसे भी अब काफी ज्यादा देर हो गई है, और वो काफी स्पीड में लिन के पास पहुंचकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लिन काफी दूर जाकर गिरता है। पर इन सब में उसका डैगर उसके हाथ में आ जाता है और वो मोबाइल के पास पहुंच जाता है। साथ ही जीहुए उससे कहता है कि मैंने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम लोगों को ये ट्रेजर बॉक्स लेने के बाद जाने दूंगा, मैं तो तुम लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और वो अपने डॉग्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से उसके डॉग लिन पर अटैक करने जाते हैं। लिन उन डॉग्स की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ अपने डैगर की मदद से मूव लाइटनिंग का अटैक उन पर करता है, जिसकी वजह से वो डॉग तो चारों खाने चित हो जाते हैं, बेचारे डेड हो जाते हैं। और यहाँ लिन सोच रहा होता है कि उस प्रॉक के अकॉर्डिंग कि ये लो लेवल का वेपन है, पर इस वेपन ने इतने अच्छी चीजें का मेरा साथ दिया ना। उन डॉग से निपटने के बाद लिन उन मास्कमैन पर अटैक करता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तेजी से, और वो उन सभी मास्कमैन को अपने एक ही डैगर के ब्लेड से मार डालता है। उसके बाद वो चमचा उस पर हमला करता है, जिसके साथ थोड़ी देर फाइट करने पर वो उसे घुटना मारकर घायल कर देता है। जब सभी साथी निपट जाते हैं ना जीहुए के, तो वो ये सब देखकर लिन को गुस्से में कहता है कि सबसे तो निपट लिया, अब मेरी बारी है, मेरे साथ थोड़ा खेल लो। लिन उसकी इस चुनौती को एक्सेप्ट करता हुआ काफी गुस्से में उसके पास बढ़ता है और यहाँ जीहुए उस पर अपने फ्लेमिंग माउंटेन हैमर का अटैक करता है और यहाँ से लिन उस पर माइंड स्वीप पर अटैक करता है, जिससे दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और एक बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। बट यहाँ जीहुए की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से लिन काफी पीछे चला जाता है और फिर सोचता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हैंडल करना काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि उसके हाथ भी शेक करने लगते हैं उसके साथ लड़ाई करते करते। मोबाइल उसके लिए परेशान हो जाती है तो उसकी तरफ भाग कर आने लगती है। इधर जीहुए को जैसे ही मौका मिलता है ना, वो अपने माउंटेन हैमर के साथ अटैक से स्पीड में जाता है और लिन के सर पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट लिन झुककर उस अटैक को डॉज कर देता है और अपने डैगर की मदद से वो उसके पेट पर निशाना लगाता है। पर जीहुए काफी ज्यादा स्मार्ट था और काफी स्पीड भी थी उसके पास, तो वो उसके अटैक को काफी इजीली पकड़ लेता है और एक बहुत बुरी स्माइल देता हुआ वो लिन के हाथ को जोर से पकड़कर उसे घुमाकर दूर झटक देता है, जिससे लिन उड़ता हुआ एक पेड़ से टकराता है और काफी घायल हो जाता है। लिन थोड़ा जख्मी होने के बाद सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा इसके साथ तो कोई मैच ही नहीं है, काफी बुरी तरीके से हार जाऊंगा मैं। तभी लिन नोटिस करता है कि वो नदी के पास है, एकदम किनारे पर पानी में, और वो देखता है कि जीहुए उसके पास काफी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो वो सोचता है कि उसके पास बस एक ही चांस है। इधर जीहुए काफी तेजी में अपने हैमर के साथ दौड़ता हुआ पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि आज तो वो उसे जान से मार ही देगा, और वो उस पर जैसे अटैक करता है ना, लिन काफी इजीली उसके अटैक को डॉज करता हुआ एयर में जंप करके उसके गाल पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है। उसके बाद लिन पेड़ की डाल पर बैठकर वहां से छलांग लगाते हुए सी थंडर मूव का अटैक करता है और थंडर स्लैश मारता हुआ जीहुए पर काफी जोरदार अटैक करता है। बेचारे जीहुए को तो संभलने का भी टाइम नहीं मिलता है, उसके ऊपर थंडर की बारिश हो जाती है और वो तड़पता तड़पता पानी में गिर पड़ता है। वैसे ये अटैक काफी ज्यादा धमाकेदार था और वो तो जीहुए की लाश देखकर लगी रहा था। तभी लिन के पास मोबाइल आती है और उसे संभालती है। तभी लिन के पैरों के पास जीहुए का वही हैमर आ जाता है और लिन उस हैमर को उठाकर कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे ऊपर सूट कर रहा है, काफी बड़ा लग रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अपने स्टोरेज में रख देता हूँ ताकि मैं ये उस मेढक को बेच सकूं। यहाँ मोबाइल चाहते हुए सोच रही होती कि कहीं उनके बाकी लोग भी उस पर अटैक करने के लिए ना आ जाए, क्योंकि ये तो एक के बाद एक बढ़ती ही जा रहे हैं और उसे लगता है कि अब उसे इस माउंटेन से चले जाना चाहिए, वरना तो
वो लोग खतरे में ही पड़े रह जाएंगे। पर यहाँ तो लिन को उस वाइल्ड डॉग की फिक्र थी जिसकी पावर को वो ऑब्जर्व करने लगता है और वो उन वाइल्ड डॉग्स की पावर को कलेक्ट करते हुए कहता है कि क्यों ना हम लोग सिटी में वापस चलें, क्योंकि उसके पास इतनी चीजें तो इकट्ठी हो गई हैं जिन्हें बेचकर वो स्नैक्स खरीद सकता है। बट मोबाइल को समझ में नहीं आता कि आखिर ये स्नैक्स के लिए इतना क्यों चिल्ला रहा है। और लिन के इस स्नैक्स का मतलब था स्पिरिट स्टोन, जो कि उस मेढक को यानी कि वाइट को चाहिए था उसके सामान के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों बैठकर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन लिन बेचारा कल्टीवेट कर रहा होता है और लिन के कल्टीवेट करते टाइम उसकी बॉडी से फिर से एनर्जी निकलने लगती है और मोबाइल फिर से देखकर चौंक जाती है कि आखिर ये लड़का इतनी जल्दी जल्दी लेवल अप कर कैसे रहा है। जब मैं इससे मिली थी तब तो ये सिर्फ 4th लेवल पे था, अब अचानक से मेरी आंखों के सामने इसने इतने लेवल अप कर लिए कि अब तो मुझे डर लगता है कि ये कहीं मॉन्स्टर तो नहीं है। और वो उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम हो कौन। पर लिन उसको जवाब न देकर चीप स्पेस में पहुंच जाता है, जहां वाइट उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और साथ ही उसे कहता है कि अब जब तुमने इतने लेवल अप कर लिए हैं तो अब तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। जिसे सुनकर तो लिन के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है गिफ्ट के नाम से और वो फटाफट मांगता है। वाइट उसे एक मिस्ट्री बॉक्स निकाल कर देता है और कहता है लो अपना गिफ्ट। लिन उस गिफ्ट बॉक्स को काफी घूर के देखता है और फिर उसमें हाथ डाल के उसमें से एक बॉल बाहर निकालता है। बेचारा काफी कंफ्यूज होता है कि ये क्या है। तभी उसे एक बटन दिखता है और वो उसको प्रेस करता है और ऐसा करते ही उस बॉल में से एक कार्ड बाहर आता है जो कि उसको कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अनलॉक कर लिया है टूल रिफाइनर को। और ये सुनकर तो वो एक बुरा सा मुंह बनाता है जैसे कि उसको ये बिल्कुल नहीं चाहिए था। और उसका इतना भद्दा सा रिएक्शन देखकर वाइट उस पर गुस्सा करने लगता है कि इतना सड़ा सा मुंह क्यों बनाया, तुम्हें पता भी है कि टूल रिफाइनर कितना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है स्पिरिट गॉड कॉन्टिनेंट में। लेकिन उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है और वाइट कहता है कि इस स्पिरिट गॉड कॉन्टिनेंट में अगर तुम्हें सबसे पावरफुल बनना है तो कुंफू मार्शल आर्ट टेक्निक के अलावा अपने वेपन्स को भी अपग्रेड करना होता है। जिसमें लिन कहता है कि वो तो बस एक लोहे का हथियार है, उसको क्या अपग्रेड करना। ये सुन के वाइट का तो मन करता है कि वो उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन फिर वो अपने गुस्से के घूंट को पी जाता है और कह रहा है कि रहने दो, वैसे भी तुम अपने मन में बहुत सारी बातें बना लेते हो तो ऐसा ही मान लो। तुम्हें तो ये स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट भी काफी बेतुका लगा था जो कि तुम्हें फ्री में मिल गया, तुम्हें तो चीजों की कदर ही नहीं होती, कितने बेकदर इंसान हो तुम। उसकी बातें सुन के लिन कहता है अच्छा ठीक है रख लेता हूँ और वो उसको रख लेता है। और यहाँ वाइट ऐसा मुंह बनाता है जैसे कि वो कह रहा हो कि इसे तो कुछ भी नहीं पता और फिर वो उसके लिए एक और पैक निकालता है और कहता है कि ये तुम्हारा अपग्रेड पैक है। लिन फटाफट 20 पॉइंट्स माइनस करके उस पैक को खोलता है तो उसमें से 3 चीजें बाहर निकलती है और वो उन चीजों को देखकर पूछता है एक बॉटल को हाथ में लेकर कि ये क्या है। तो उसकी इंसाइक्लोपीडिया आंसर देती है कि ये एक लाइटनिंग बॉटल है जो कि लाइटनिंग पावर को ऑब्जर्व करती है। इसके अंदर लाइटनिंग स्प्लिट पावर भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं और इसके एक अटैक से पावरफुल बोल्ट ऑफ लाइटनिंग भी टूट जाता है और ये आपके ओपोनेंट के साथ फाइट करने में भी काफी यूजफुल साबित हो सकता है। लिन को ये लाइटनिंग बॉटल काफी पसंद आती है और वो उसको स्पेस स्टोरेज में रख लेता है और काफी खुश होता है। उसके बाद उसका ध्यान एक पिल पे जाता है और वो उस पिल को उठाकर पूछता है कि ये क्या है। तो इंसाइक्लोपीडिया फिर से आंसर देती है कि ये एक रिजुविनेटिंग पिल है, ये आपकी चोटों को हील करके बॉडी को रीशेप में लाती है। ये वीकर वर्जन है सेल्फ हीलिंग पिल का, मतलब उसी की तरह काम करती है पर बेनिफिट्स थोड़े कम है। वो उसे भी रख लेता है और उसके साथ ही आई हुई एक बुक को भी स्टोर करके रख लेता है। उसके बाद वाइट उसके सामने उसका स्टेटस बार ओपन करता है और कहता है कि तुम इसमें से अपनी कोई स्किल को अपग्रेड कर सकते हो तो कौन सा करोगे। तो लिन काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं करूंगा 7 स्टार। ये हुआ और उसका ये जवाब सुन के तो वाइट भी काफी खुश हो जाता है, कहता है जियो मेरे शेर, और उसकी स्किल्स को अपग्रेड करने लगता है। तभी लिन की बॉडी में से काफी रोशनी बाहर आने लगती है और उसके सर के ऊपर 7 स्टार शेप बन जाता है। तभी वाइट उसकी एक स्टार को सक्सेसफुली अपग्रेड कर देता है। ऐसा करने से लिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका 7 स्टार ये हुआ एक्टिवेट स्किल एक्टिवेटेड हो जाता है। पर उसको यूज करने के लिए कुछ एक्सट्रीमली डिमांडिंग कंडीशंस थी जो कि पढ़ने के लिए उसके आगे एक डिवाइस आती है और लिन उससे पहले उस डिवाइस को पढ़ पाता, सारी चीजें कंडीशन को समझ पाता। वाइट उस बुक को गायब कर देता है और ये देखकर लिन को गुस्सा आता है। वो वाइट पर जैसे झपट्टा मारने जाता है ना, वाइट उसको वापस भेज देता है। वापस आने के बाद लिन जैसे अपनी आंखें खोलता है ना, उसको अपने आगे वाइट दिखता है और वो उसको कहता है मेढक तूने मुझे वापस क्यों भेजा, अभी तो मैंने पढ़ा भी नहीं था उसको अच्छे से। वाइट उसे कहता है कि क्योंकि वो जा रही है ना इसलिए, और तुम्हें उसे एक बार लास्ट टाइम देख लेना चाहिए। और फिर वो मोबाइल की तरफ इशारा करने लगता है और मोबाइल को दिखाया जाता है जो 2 गार्ड के साथ खड़ी थी। लिन को ये नजारा देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, बेचारा काफी कंफ्यूज होता है और यहाँ मोबाइल भी उसे कुछ नहीं बताती बल्कि आंखें झुकाकर बेचारी सहमी खड़ी होती है। तभी उसके पास वो गार्ड आता है, कहता है कि मिस आपको उन्हें गुड बाय कह देना चाहिए, अब तो वो जाग गए ना। तभी वो गार्ड मोबाइल को वो बॉक्स थमा देते हैं। मोबाइल वो बॉक्स लेकर लिन की तरफ बढ़ती है, लिन भी उसकी तरफ आता है। लिन उससे पूछता है तो तुम जा रही हो, और मेढक उसकी ऐसी हरकतें देखकर कहता है कि इतना रिलैक्स क्यों है। मोबाइल उसकी तरफ पीट करती है और कहती है कि हाँ मुझे कुछ काम है, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। लिन उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तो वो मना कर देती है साफ साफ। बेचारे गार्ड्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो लिन उससे कहता है तो फिर हम नेक्स्ट कब मिलेंगे। तो मोबाइल उसकी तरफ वो बॉक्स फेंकते हुए कहती है कि जिस दिन तुम ये बॉक्स ओपन कर लोगे ना उस दिन तुम मुझसे मिल सकते हो। और फिर वो उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो इसलिए इसको थैंक यू टोकन के तौर पे रख सकते हो। लिन भी काफी भारी मन के साथ उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। मोबाइल उसे बाय बोलकर वहां से अपने गार्ड्स के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद वाइट लिन के पास आकर उसे कहता है तुम यहीं खड़े रहोगे, उसे रोकोगे नहीं, वो तो सच में जा रही है। और फिर जब वो ध्यान से लिन के चेहरे को देखता है ना तो देखता है बेचारा लिन तो बच्चों की तरफ हो रहा है। वैसे इस वक्त वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा है और उसके लिए काफी बुरा भी लग रहा है क्योंकि वो मोबाइल से प्यार जो करता था। और वो भागकर पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है मोबाइल को लास्ट टाइम देखने के लिए। और वहां जाकर वो मोबाइल को देखते हुए सोचता है कि कैसे वो लोग मिले थे, उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और
और वो हमेशा से उसके साथ थी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी स्टोरी उसके सामने फ्लैशबैक की तरह चलने लगती है। तभी लेना उस पहाड़ की चोटी से जोर से चिल्लाकर मोबाइल से पूछता है कि क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं तुमसे किसी चीज के लिए पूछ सकूं। उसकी आवाज सुन के मोबाइल भी रुक जाती है, उसके गार्ड भी रुक जाते हैं। जब उसके गार्ड मोबाइल की तरफ देखते हैं ना तो उन्हें देखने को मिलता है कि मोबाइल भी वैसी बच्चों की तरफ फूट फूट के रो रही है, क्योंकि वो भी लिन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मजबूरी थी बेचारी की। यहाँ लिन उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोबाइल उसको कहती है कि जो तुम कहो, और उसके गार्ड उससे ऐसा बोलने से रोक रहे होते हैं, पर अब तो वो बोल चुकी। तो इस बात पे लिन से कहता है ठीक है, तो 3 साल तक मेरा वेट करो, 3 साल बाद आकर मैं तुमसे शादी करूंगा। मोबाइल उसकी बात सुनकर स्ट्रांग होती है, आंसू पोंछती है और वहां से चल देती है जाने के लिए। लिन अभी भी उससे बात किए जा रहा होता है चिल्ला चिल्ला कर कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो ये सोच लेना कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा ये जानकर, और जब मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा ना तो मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊंगा कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट कर सकूं, और तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मुझे बताओगी, जैसा कि तुमने पहले कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा सारी सिचुएशन में। कितना स्वीट कन्फेशन था यार ये। मोबाइल वहां से चली जाती है और लिन अपना प्रॉमिस निभाने की तैयारी में जुट जाता है। हमारा लिन तो बिल्कुल देवदास बन गया होता है। इनफैक्ट उसने आधे महीने से तो नहाया ही नहीं था। आने जाने वाले लोगों को इतनी दिक्कत हो रही थी, उसके बॉडी से बदबू आ रही थी और वो सभी उससे दूर भाग रहे थे। ये देखकर वाइड उसे कहता है कि खुद को चीयर अप करो, आखिर वो तुम्हें छोड़ के गई है, लेकिन कहा तो है ना कि तुमसे मिलेगी, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो लिन कहता है कि मैंने इतने दिन से प्रैक्टिस की तो है, और अब तो मैं 3rd ग्रेड में भी पहुंच चुका हूँ। अब मुझे आगे और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए स्पिरिट स्टोन लगेगा, जो कि मेरे पास नहीं है, और तुम फ्री में देने वाले तो कुछ हो नहीं, जितना था मेरे पास सब कुछ तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। जिसमें वाइड कहता है कि नहीं, अभी भी तुम्हारे पास कुछ बचा है जो तुम मुझे दे सकते हो। पिछले दिनों तुमने जिन बीस्ट को मारा था मुझे उनकी बॉडीज चाहिए, वो भी काफी ज्यादा स्पेशल है। इस बात को सुनकर लिन को गुस्सा आता है, कहता है कि बेवकूफ मेढक, मैंने कहा था ना कि वो मैंने रिफाइनिंग पवेलियन को देने के लिए बचा के रखा है, वो मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। और आसपास से गुजरने वाले लोगों को वाइड तो दिख नहीं रहा था, तो उन्हें ऐसा लगता है कि लिन खुद से ही बात कर रहा है, खुद से झगड़ा कर रहा है, और वो उसे साइको बुलाने लगते हैं। वाइड लिन को कहता है कि तुम जो रिफाइनिंग पवेलियन से खरीदने वाले हो, अगर मैं कहूँ कि वो सब मटेरियल्स मेरे पास भी रखे हैं तो फिर तुम वो मुझे दे सकते हो ना। लिन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ये बेवकूफ मेढक कुछ भी पकड़ा है। एक रेस्टोरेंट की तरफ दिखता है और उधर जाने लगता है। बेचारा मेढक यानी कि हमारा वाइड बड़बड़ा ही रहा होता है खुद के साथ। जैसे ही वो देखता है कि लिन उसकी बात ना सुनकर आगे बढ़ गया, तो वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे आगे आ गए, मैं बोल रहा था ना मुझे कंप्लेंट तो करने दे। तभी लिन उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक स्टाफ मिलता है जो कि उसे भिखारी समझकर बाहर जाने का इशारा करने लगता है, और कहता है कि भिखारियों का अंदर आना मना है, आप जाकर वहाँ अपने खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं। और वो रोड पे बैठे हुए दूसरे भिखारी की तरफ इशारा करने लगता है। तो लिन उसकी बात सुन के कहता है तुम्हें मैं भिखारी लगता हूँ, किस एंगल से, और वो खुद की बॉडी दिखाने लगता है। वो स्टाफ नाक बंद करके कहता है हाँ हाँ बिल्कुल। वाइड लिन को दिलासा देने लगता है, होता है सबके साथ होता है। पर लिन गुस्से में अपनी स्पिरिट स्टोन वाली पोटली निकालता है और टेबल पे दे मारता है, और वो पोटली पूरी की पूरी स्पिरिट स्टोन से भरी थी। ये देखकर तो स्टाफ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ वो अंग्रेजी कहावत फिट बैठती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इससे पहले कि वो स्टाफ अपने इमोशन पर कंट्रोल कर पाता, अपना मुंह बंद कर पाता, उसका मालिक आकर उसके कान के नीचे एक जोर से बजाता है और कहता है कि ये तो बेवकूफ है, आप हमारी सुनिए। और वो झुककर लिन का वेलकम करता है अपने रेस्टोरेंट में। लिन भी काफी एटीट्यूड में आकर सीट पर आता है। पूरा मेन्यू बुक छानने के बाद वो एक पेज पर पॉइंट करता है, तो वहाँ के ओनर को लगता है कि वो एक पर्टिकुलर डिश मंगा रहा है। तो लिन कहता है नहीं, ये पर्टिकुलर डिश नहीं, ये पूरा का पूरा पेज लेकर आना है। और ये सुनने के बाद तो उस ओनर का मुंह देखने लायक होता है, और वो सारा का सारा खाना वही वेटर लेकर आता है जिसने लिन की बेइज्जती की थी। लिन का टेबल पूरा का पूरा खाने से भर जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसने 150 लोगों का खाना खुद ही मंगा लिया। और ये देखकर तो आसपास के लोगों के साथ वो वेटर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये इतना खाएगा कैसे। लिन फटाफट टेबल पे रखा हुआ खाना ठूसने लगता है, जैसे जन्मों से बेचारे ने कुछ नहीं खाया। तभी उसे आसपास के टेबल से कुछ कन्वर्सेशन सुनाई देती है, और ये कन्वर्सेशन होती है कि ब्लैक स्नेक गैंग का ट्रेजर बॉक्स किसी ने लूट लिया है, और उसकी वाइस लीडर की भी किसी ने डेथ कर दी है। अभी तक उन्हें ढूंढ के नहीं मिला कि ये काम किसने किया है। उनमें से एक दूसरे वाले से पूछता है कि कोई आइडिया है कि आखिर उस ट्रेजर बॉक्स पे ऐसा क्या था। तो दूसरा वाला बंदा काफी धीरे से कहता है कि मैंने सुना है कि उस ट्रेजर बॉक्स में एक मैप था, वो भी खजाने का। और वो लोग ये सोचकर परेशान होने लगते हैं कि पता नहीं ऐसा कौन सा बहादुर लड़का है जिसने उनसे पंगा लिया है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि हेवन ब्रेकर सेक्ट में कुछ डिसेबल्स को रिक्रूट किया जा रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दूसरे भाई के तीसरे दामाद के भतीजे को एडमिशन मिल जाएगा? काफी पास का रिश्ता नहीं है? ये सुनकर तो उसका साथी भी चौंक जाता है। यहाँ लिन जो है वो वाइड से कहता है कि तुम्हें याद है उस ट्रेजर बॉक्स में से एक मैप निकला था, लेकिन वो मेरे माइंड के अंदर क्यों चला गया, बता सकते हो? तो वाइड थोड़ा सोचकर कहता है मुझे नहीं पता, वैसे भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हैं इस पूरी दुनिया में, मैं सबको थोड़ी ना पता करके रख सकता हूँ। लिन को गुस्सा तो काफी आता है, पर इससे पहले कि वो वाइड पर गुस्सा कर पाता, उससे खिड़की से नजर पड़ती है रिफाइनिंग पवेलियन की तरफ, और वो फटाफट अपना बिल पे कर वहाँ से जाने लगता है। वाइड कहता है कि जाने से पहले एक बार सोच ले मेरे भाई। पर लिन ने तो इरादा कर लिया था। वो सीधा रिफाइनिंग पवेलियन पहुंचता है, और पवेलियन देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसे जगह काफी पसंद आई थी। अंदर जाकर देखने पर उसे काफी सारे वेपन्स दिखते हैं जो लोग देखने आए थे, खरीदने आए थे, और वो सोच रहा होता है कि मैं जाकर किससे बात करूं। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उसी पवेलियन में काम करता था, और वो एक वेपन को एक लड़की को दिखाते हुए कहता है कि हमारे यहाँ के पवेलियन के वेपन्स इतने ज्यादा स्पेशल होते हैं और ये और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। आसपास के जितने भी नेबरहुड के लोग हैं वो हमारे पवेलियन से डरते हैं, क्योंकि हमारे जैसा स्टॉक उनके पास नहीं है। और उसकी बातें सुन के वो लड़की भी काफी इंप्रेस हो रही होती है, और वो लड़का भी फुल कोशिश कर रहा होता है कि उसे इंप्रेस कर सके।
पर तभी उसके हाथ से वो वेपन छूटकर किसी आदमी के पास पहुंच जाता है और ये इस पवेलियन का चीफ था जिसका नाम सीतू था। और वो ये देखकर काफी गुस्सा होता है कि उसका वेपन उसके सर्वेंट ने यूज किया, तो वो चिल्लाकर कहता है कि इस पवेलियन में शोर करना मना है और किससे पूछकर तुमने इस वेपन को हाथ लगाया। सीतू को देखकर वो लड़का डर से पीछे हटने लगता है और ये देखकर सीतू उस पर अपनी पावर का अटैक कर देता है, जिससे वो लड़का पिलर से टकरा जाता है और सीतू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के वेपन्स को बिना पूछे हाथ लगाने की। जिसपे वो लड़का कहता है कि मुझे लगा ये चीजें हम ट्राई करके देख सकते हैं एक बार ट्रायल के लिए। जिसपे सीतू कहता है कि ये पुराने रूल्स थे, आज से रूल चेंज हो गए, तुम अपनी चीज को खरीदे बिना हाथ नहीं लगा सकते। तो वो लड़का कहता है ठीक है मैं इसे खरीद लूंगा, आप रेट बताइए। तो सीतू से कहता है कि ये यहाँ का सबसे स्पेशल वेपन है, तो इसके मैं 5000 स्पिरिट स्टोन लूंगा। इतना ज्यादा रेट सुनकर वो लड़का चौंक जाता है, कितना महंगा क्यों? जिसपे सीतू कहता है कि हमारे पवेलियन का एक्स है, इतना महंगा तो होगा ही ना। और वो उसको एक तरह से धमका रहा होता है कि पैसे निकालो बोल के। आसपास के लोग कहते हैं कि इसने सीतू से पंगा लिया है, अब तो इसकी खाल उधड़ कर रहेगी, बहुत अनलकी गाय है ये तो। ये सारी बातें हमारा लिन भी सुन रहा होता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो सामने आकर कहता है कि एक ऑर्डिनरी वेपन का जिसका कोई रैंक नहीं है उसकी इतनी ज्यादा कीमत, ऐसे वेपन्स तो रोड साइड पे 50 स्पिरिट स्टोन पे दर्जन में मिल सकते हैं। और उसकी बातें सुनकर सीतू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिन को घूर घूर के देखने लगता है गुस्से में। तो लिन कहता है मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तुमने कि ये इतनी सस्ती सी चीज यहाँ पर इतनी महंगी क्यों मिल रही है। उसकी इस बात पर सीतू कहता है कि ये सस्ती चीज कितनी ज्यादा स्पेशल है तुम्हें अब बताता हूँ तुमने किससे पंगा लिया है। और वो उस वेपन के साथ ही लिन पर अटैक कर देता है। उसके अकॉर्डिंग अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर लिन तो उसे एक हाथ से ही रोक लेता है। ये देखकर तो आसपास के लोग शॉक रह जाते हैं, सोचते हैं कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सभी सोच रहे होते हैं कि इसने सीतू को रोक लिया जो कि 8 लेवल पर है। सीतू कितने पावरफुल अटैक एक्स अटैक को सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। सबकी बातें सुनकर सीतू को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे वेपन को छोड़ो और मुझे जाने दो यहाँ से। तो उसकी इस बातें कहता है लिन ओके, और वो उसके वेपन को तोड़कर उसे छोड़ देता है। ये देखकर तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है। उसके बाद लिन उसी टूटे हुए वेपन के हिस्से से उस पर अटैक करता है, जिससे उसका वेपन तो नीचे ही गिर जाता है। मतलब अब तो उसका पूरा कल्याण हो गया। लिन आगे कहता है रिफाइनिंग पवेलियन नाम तो अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ के वेपन्स इतने अच्छे हैं। स्ट्रीट वेपन्स के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है, वो भी एटलीस्ट थोड़ी देर तक चलते हैं, ये तो वो भी नहीं चले। उसकी बातें सुनकर सीतू का गुस्सा हाई लेवल पे पहुंच जाता है। वो कहता है कि मेरे रिफाइनिंग पवेलियन के बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हो, कहाँ है यहाँ के गार्ड्स? और फिर वो अपने गार्ड्स को बुला लेता है, जो कि आते ही लिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं अपने स्वॉर्ड की नोक पर। वैसे लिन यहाँ पे काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है, जैसे कि वो तो उन्हें एक हाथ से पीट देगा। है कि रिफाइनिंग पवेलियन के सारे गार्ड लिन पर अटैक कर देते हैं अपनी स्वॉर्ड से। लिन उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है और उनमें से एक को मुक्का भी मार देता है। उन चारों को एक साथ संभाल पाना लिन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से उसे एक किक खानी पड़ जाती है और वो काफी दूर झटकता है और कहता है कि अगर तुम सभी का खेलने का मन कर रहा है तो क्यों ना मैं तुम सबके साथ खेल लूं। और वो अपने पास से थंडर बॉटल निकाल लेता है। पर इससे पहले कि वो किसी पर अटैक कर पाता, कहीं से एक आवाज आती है कि मैं यहाँ पर हमेशा से निष्पक्ष रहा हूँ और सबका स्वागत करता रहा हूँ, लेकिन तुम आज अपनी मर्जी चलाकर मेरे सभी के सभी कस्टमर्स को फोर्सफुली बाहर धकेल रहे हो। और ये आवाज होती है रिफाइनिंग पवेलियन के ग्रैंड एल्डर की, जो कि काफी गुस्से में सबको अपना अपना वेपन नीचे रखने का बोलते हैं। उनके डर से सभी अपना वेपन रख देते हैं। लिन उन्हें काफी गौर से घूरने लगता है और वो भी लिन को ऑब्जर्व करने लगते हैं। उन्हें देखकर सीतू उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि सॉरी एल्डर, मेरी वजह से यहाँ जो मसले खड़े हुए उसकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब हो गए। एल्डर उसकी इस बात पे और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिफाइनिंग पवेलियन के स्टेटस का यूज करने के लिए अपनी पावर का प्रदर्शन करने के चक्कर में। और वो सीतू को सबक सिखाने के लिए उसे सजा देने के लिए कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से 4 महीनों के लिए तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से हटाया जाता है। ना तो तुम्हें सैलरी मिलेगी, ना तो तुम अपने पावर का गलत यूज कर सकते हो और ना तो तुम्हारी कोई वैल्यू होगी। 4 महीने तक तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह रहोगे जैसे बाकी सब है। ये सजा सुनकर तो सीतू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एल्डर के पूछने पर कि क्या कोई शिकायत है, वो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि अब क्या ही शिकायत करेगा, गलती तो उसकी खुद की है ना। एल्डर गुस्से में कहते हैं कि अगर कुछ नहीं है यहाँ से तो दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं इससे बड़ी सजा सुना दूं तुम्हें। एल्डर बाकी सभी गार्ड्स को भी वहां से जाने का कहते हैं और कहते हैं कि रिफाइनिंग पवेलियन में अनएथिकल पीपलों की कोई भी जगह नहीं है। लिन के फेस एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा होता है कि उसे ये फैसला काफी ज्यादा अच्छा लगा था। एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस लड़के के पास आते हैं जिसे चीफ ने मारकर घायल कर दिया था और उसे कहते हैं आई एम सॉरी, हमारे रिफाइनिंग पवेलियन की मैनेजमेंट टीम काफी ज्यादा खराब है और आपके साथ मिसबिहेव किया गया था, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो उसे काफी पोलाइटली कहते हैं कि आपको इस पवेलियन में से जो भी वेपन अच्छा लगता है आप उसे चूज कर सकते हैं अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग, और ये मैं आपको एज अ गिफ्ट दूंगा, इसके चार्जेस नहीं लूंगा आपसे बिल्कुल भी। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि लिन से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि मेरा नाम ओयांग शू है, मैं एल्डर हूँ रिफाइनिंग पवेलियन का। मेरे लोगों ने आपको परेशान किया है, मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी इस चीज की भरपाई करने की कोशिश की है। आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। लिन एल्डर को जवाब देते हुए कहता है कि आपका ये जो फैसला था ये काफी ज्यादा निष्पक्ष था और सही भी था, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और उसकी बातें सुनकर एल्डर हंसने लगते हैं। वैसे यहाँ लिन बात करते करते हुए उस थंडर बॉटल को उछाल रहा होता है अपने हाथ में, जिससे मे बी शायद एल्डर डरे हुए थे। उन्हें पता था कि शायद लिन ने जो चीज होल्ड करके रखी है वो कितनी खतरनाक है। तो वो लिन से कहते हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपने जो चीज हाथ में पकड़ी हुई है तो क्या आप इसे थोड़ा दूर हटा सकते हैं, क्योंकि ये काफी खतरनाक है। लिन थंडर बॉटल को स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट में रखते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं इसे रख सकता हूँ। फिर एल्डर थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और इतनी जल्दी तो मरना नहीं चाहता, अभी थोड़ी और जिंदगी चाहता हूँ। आई होप आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे इस चीज के लिए। और फिर वो लिन से कहते हैं कि ये जो वेपन ग्राउंड में पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी स्ट्रेंथ के आगे कुछ भी नहीं था।
था, इसलिए तो टूट कर चकनाचूर हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ और वेपन्स दिखाऊंगा, आपको इसके लिए ऊपर चलना पड़ेगा। लिन कहता है कि मैं यहाँ वेपन खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको एक चीज दिखाने आया हूँ। और फिर वो अपने स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट में से कुछ डीमंस की बॉडी निकालता है, और उन डीमंस की बॉडी को देखकर एल्डर के तो होश ही उड़ गए होते हैं कि ये काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट थे। तो लिन कहता है कि मुझे इन बीस्ट की बॉडी के कितने स्प्लिट स्टोन मिलेंगे, और ये बात सुनकर तो वो हक्के पक्के रह जाते हैं। सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठकर आमने सामने बात कर रहे होते हैं, और लिन ने पूरी बात उसे समझा दी होती है। तो एल्डर कहते हैं अच्छा तो तुम्हें डीमन बॉडीज को बेचकर स्प्लिट स्टोन चाहिए, क्योंकि तुम्हें मार्शल रिफाइनर करना है। तो इस केस में तो तुम भी एक टूल रिफाइनर हुए। तो लिन हमें सर हिलाता है, और एल्डर कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा यंग हो और तुमने अभी से ही 3rd ग्रेड हासिल कर लिया है, तुम सच में ही एक गुड रिफाइनर हो सकते हो। तो लिन कहता है कि शायद मैं ज्यादा बुरा नहीं हूँ इसमें, और ये बात सुनकर तो एल्डर भी हंसने लगते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है इतनी कम एज में इतना अच्छा रिफाइनर बनना, तुम तो यूं ही खुद को कमा रहे हो। तो लिन एल्डर से पूछता है कि एक टूल रिफाइनर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सुनकर एल्डर थोड़े शॉक होते हैं। तो लिन कहता है कि मुझे पता नहीं है ना, मेरे पास एक भी क्वालिफिकेशंस नहीं है ना। इस पे एल्डर काफी गंभीर होते हुए कहते हैं कि एक टूल रिफाइनर बनने के लिए तुम्हें क्वालिफिकेशन टेस्ट जो ऑफिशियल के द्वारा दी जाती है उसे पास करना होता है, उसके बाद ही उसे मेजर पावर से अप्रूव किया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये 2 वेपन्स को बनाने का काम तो है नहीं ना, क्योंकि आपके कह देने मात्र से तो कोई भरोसा नहीं करेगा कि आप एक टूल रिफाइनर हो, और आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं हुई तो आप आगे चल के अपने वेपन्स को कैसे सेल करोगे। एल्डर की बात सुनकर लिन खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है तो आप ये टेस्ट क्वालिफिकेशन टेस्ट कहाँ लोगे, जिस पे एल्डर से बताते हैं कि इसके लिए एक ऑफिशियल टेस्ट सेंटर है जो कि रिफाइनिंग पवेलियन में ही है। एल्डर लिन से कहते हैं कि तुम खुद को टूल रिफाइनर कह रहे हो, तो मुझे तुमसे एक हेल्प की जरूरत है, जिस पे लिन साफ साफ मना करते हुए कहता है नहीं अभी मैं फिलहाल बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मैं जाता हूँ और मुझे टेस्ट देना है अभी। लिन को ऐसा जाते हुए देखकर एल्डर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि रिफाइनिंग पवेलियन इसके लिए तुम्हें काफी अच्छा पेमेंट देगा। ये सुनकर लिन के कान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, तो एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस रिफाइनिंग कंपटीशन को अटेंड करना है, वो भी रिफाइनिंग पवेलियन की तरफ से, और अगर तुम ये कंपटीशन जीत जाते हो तो तुम्हें प्राइज में मिलेगा रिफाइनिंग पवेलियन के मटेरियल्स तक पहुंचने का एक्सेस, और इसके अलावा एक एडिशनल प्राइज भी तुम्हें दिया जाएगा। तो लिन कहता है और बोनस के तौर पे मुझे स्प्लिट स्टोन भी मिलना चाहिए। इस बात पे एल्डर मान जाते हैं, क्योंकि लिन से बड़ा बार्गेनर और कौन है यहाँ पे। तो एल्डर कहते हैं ठीक है, जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम मांग सकते हो। तो लिन कहता है तो ये आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अगर कुछ भी गलती होती है तो ये डिपॉजिट रिफंड नहीं होगा। कितना चालाक है ये लड़का। साथ ही वो ये भी कह देता है कि लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा, और लिन पैसों का इशारा करने लगता है। एल्डर इस इशारे को समझ जाते हैं और उसे स्प्लिट स्टोन से भरी हुई एक पोटली देकर कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा डिपॉजिट। लिन उस पोटली को लेकर काफी खुश होता है और सोचता है कि फिर भी मैंने सनसेट माउंटेन में काफी पैसा बना लिया है, पर रिफाइनिंग पवेलियन के बाहर जाने पर मुझे 10,000 स्प्लिट स्टोन मिल सकते हैं। ये तो एक लेजेंडरी प्लेस है, यहाँ पर पैसा ही वेपन है। और वो ऐसा सोचते हुए स्प्लिट स्टोन की पोटली अपने स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट में रखते हुए कहता है कि अब आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना है उस कंपटीशन में। एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मैं तुम्हें क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए लेकर चलता हूँ, क्योंकि तुम्हें कंपटीशन में रजिस्टर करने के लिए तुम्हारे पास टूल रिफाइनर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें रिफाइनिंग पवेलियन की लेडी मास्टर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक आदमी आता है दौड़ते हुए और कहता है कि मास्टर मेरे पास एक न्यूज है, और वो काफी चिल्ला रहा होता है। तो मास्टर उससे अपनी वॉल्यूम को कम करने के लिए कहती है और कहती है कि अंदर बच्चे जो है वो काफी क्रिटिकल मोमेंट पर है अपनी रिफाइनिंग में, तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर वो रिलैक्स होते हुए कहता है कि मास्टर और एल्डर ओयांग एक यंगस्टर को लेकर आ रहे हैं जिसके पास तो अभी तक रिफाइनर का टाइटल भी नहीं है। तो मास्टर उससे कहती है कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो वो कहता है कि रिफाइनिंग पवेलियन में सबको पता है इस बारे में। एल्डर ओयांग को पता है कि इस बार के रिफाइनिंग टूल टूर्नामेंट में ब्रोकन स्काई क्लैन में से भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और हमें सिर्फ 4 स्पॉट्स ही मिले हैं, पर वो फिर भी इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं एक यंगस्टर पर भरोसा करके कि क्या हमारे रिफाइनिंग पवेलियन में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस यंगस्टर के मुकाबले का हो। उन दोनों की बातें चली रही होती है कि उसी बीच में से पवेलियन के अंदर से एक लड़की आती है लोरैन नाम की, जो अपने हाथ में एक बड़ा सा हैमर लेकर आई होती है। तभी मास्टर उसके पास आती है और उसे एक पिल देती है। वो लड़की उस पिल को ले लेती है। तभी मास्टर उसके वेपन्स को देखती है जो कि एक बड़ा सा हैमर था, और वो उसको देखकर कहती है कि बहुत अच्छा, तुमने तो कास्टिंग को कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा वेपन तो अब येलो लेवल का वेपन बन गया है, ये तो काफी अच्छी बात है, तुमने काफी अच्छा काम किया है। और उसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि काफी अच्छा किया, कांग्रेचुलेशन। तभी पीछे से लिन की आवाज आती है कि यहाँ पर बच्चे रिफाइन क्यों करते हैं। उसकी आवाज से लेडी मास्टर और वो आदमी भी काफी शौक होते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो एल्डर जो है वो अपने साथ लिन को लेकर आए थे। एल्डर जो है वो लिन को वहाँ पर बाकी सबसे इंट्रोड्यूस कर नहीं पाते कि हमारी लोरैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि सभी एल्डर्स रास्ता छोड़ दे मेरे लिए, और वो काफी गुस्से में अपना हैमर उठा के लिन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। लिन उसके सर पे हाथ फेरता हुआ कहता है कि तुम अभी भी बच्ची हो, पर तुम्हारा वेपन काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है। और उसकी बात सुनकर लोरैन को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना हैमर उठाकर उसके गाल पे एक जोर से दे मारती है, जिसके वार से हमारा लिन हवा में उड़ने लगता है और उसके चेहरे का रिएक्शन देखने लायक होता है। और लोरैन काफी गुस्से में कहती है कि आखिर तुमने बच्चा किसको बोला। हाँ, मैं काफी सालों पहले ही बड़ी हो चुकी हूँ, खबरदार अगर मुझे बच्चा बोला तो। और उसके गुस्से वाले लुक के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।